पायल घर का काम कर रही होती है। तभी पायल की सास सुजाता अपनी कमर पर हाथ रखते हुए जाती है और अपनी बहू से कहती है, हाय बहू, मेरी तो कमर ही अकड़ गई। इतना दर्द हो रहा है कि ठीक से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। मेरी कमर ने तो मुझे इतना परेशान कर दिया है, शरीर भी मेरा साथ छोड़ना चाहती है। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही है? आपको ऐसे देखकर हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और जब मैंने पुराने कपड़ों से आपके लिए अच्छा गद्दा बना दिया, तो क्यों आप अपने खराब वाले गद्दे पर सो रही हैं? ऐसे तो कमर अकड़ेगी ही ना। आप भी ना कभी बात को समझती ही नहीं हो। बहू, कपड़ों के गद्दों से भी कुछ नहीं होने वाला है। अब अगर कोई ले आता नया बेड या नया गद्दा तो अच्छा होता। हमारी तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि हम नया बेड ले ले, लेकिन अब जो भी है उससे ही काम चलाना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं बहू। माँ जी, मुझे समझ आ रहा है कि आप क्या बोलना चाहती हो और क्या बोल रही हो। बहू, तू ना बहुत ज्यादा सोच रही है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है और ना ही कुछ ऐसा सोचा है, लेकिन मैंने जो भी कहा है वो तो बिल्कुल सच्ची है ना। ये बात तो तू भी जानती है कि हम लोग के हालात कितने अच्छे और कितने अच्छे नहीं है। पैसों की इतनी तंगी होती रहती है। अब ऐसे में तो अगर हमें कहीं से बेड मिलेगा तो ही ना हम अपने घर में ला सकते हैं। इसमें गलत क्या है? माँ जी, कुछ गलत नहीं है और आप कभी गलत हो भी कहाँ सकती हो। आप तो हमेशा ही सही रहती हो। मैं ही हूँ जो पागल हूँ। आपके अगर कमर में दर्द कुछ ज्यादा ही है ना, तो आपको नया गद्दा लेने की जरूरत है, ना कि बेड, क्योंकि बेड पर तो आपको गद्दा लगाना ही पड़ेगा ना। नहीं बहू, मुझे तो अगर नया बेड मिल जाए तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि गद्दा तो फिर भी सस्ता आता है और बेड कहाँ ही हमारे बजट में होगा। देख, मैं तुझे कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन अगर तू अपने मायके से नया बेड लेकर आती है तो वो हम इस्तेमाल करते तो कितना अच्छा होता। हमें नया बेड खरीदना भी नहीं पड़ता और ना ही इतना सोचना पड़ता। खैर कोई नहीं, अब जो भी है यही सही है। बहू, तो ये मत सोचियो कि तुझे मैं कुछ बोल रही हूँ या तेरे मायके के बारे में कुछ बोल रही हूँ या तुझे मायके से बेड लाने के लिए बोल रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस बता रही हूँ। हाँ हाँ माँ जी, मैं बहुत अच्छे से समझ गई कि आप कहना क्या चाहती हो, आपकी बातों का क्या मतलब है। और हाँ, ये तो बहुत अच्छे से समझ गई कि आप मुझे ताने तो बिल्कुल भी नहीं दे रही हो। हाँ बहू। अच्छा बहू, मेरी ना एक बात सुन। मेरी कमर में तो वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है, तुझे पता ही है। तो एक काम कर, अभी जो भी तू काम कर रही है ना वो तू जल्दी से खत्म कर ले। फिर तू जरा मेरी कमर में मालिश कर दियो। क्या बताओ, दर्द तो इतना हो रहा है कि सहा ही नहीं जा रहा है। अब तू मालिश कर देगी तो थोड़ा बहुत आराम भी मिल जाएगा। कम से कम खुद से ही सही आने जाने लायक तो हो जाऊंगी कहीं। एक तो पहले ही जी भर के मुझे ताने देती है कि मुझे अपने मायके से कुछ नहीं मिला, और फिर मुझसे इन्हें ही मालिश भी करवानी है। सच में ऐसी सास तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। पायल को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता रहता था, क्योंकि सुजाता अक्सर अपनी बहू को बेड न लाने का ताना देती ही रहती और यही बात पायल को बहुत ज्यादा बुरी लगती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुजाता अपने घर में अपनी पड़ोसन रेखा से बात कर रही होती है। अरे सुजाता, तुझे पता चला वो जलकुकड़ी भारती है ना, उसने चोरी छुप के अपनी बेटे की शादी करा दी और पूरे मोहल्ले में किसी को खबर तक नहीं हुई। देख लो क्या जमाना आ गया है। वैसे उसकी बहू क्या क्या लाई है साथ में? भारती की तो बहुत ज्यादा डिमांड थी कि वो दहेज में काफी कुछ लाएगी। तो बता आखिर लाई क्या है उसकी बहू? अरे बेटे की पसंद की लड़की थी, तो फिर भारती को तो हाँ बोलनी थी, तो शादी में कुछ लाएगी थोड़ी ना बहू। अच्छा, वैसे सही है। अगर दहेज नहीं लाई है तो कम से कम ये भी तो बोला जाएगा ना कि वो अपने साथ दहेज लेकर नहीं आई है। बेटे ने अपनी पसंद से शादी की है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। मैंने तो खुद की पसंद से शादी करवाई थी अपने बेटे की, पर मेरी बहू तो एक बेड तक नहीं लेकर आई। उसे तो शर्म भी नहीं आई। अरे बेड ही तो नहीं लाई है ना, बाकी तो सब कुछ लेकर आई है ना तेरी बहू। और वो कितना अच्छा अच्छा सामान लेके आई है, कोई कमी नहीं निकाल सकता। तुझे क्या परेशानी हो रही है? सुजाता इस तरह हर जगह अपनी बहू की बुराई करती थी और अपनी बहू को नीचा दिखाती रहती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद पायल अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आप क्या लाई थी अपने मायके से? मैं बस पूछ रही हूँ, बुरा मत मानना मेरी बातों का। आप तो जानती है ना, हम सास बहू कम और दोस्त ज्यादा बन गए हैं। बताओ ना, आपको क्या क्या मिला था अपने मायके से? वैसे तो मुझे यही लगता है कि आपको तो बहुत कुछ मिला होगा अपने मायके से। बहू तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है मेरे आगे। मैं कोई दोस्त नहीं हूँ तेरी, सास हूँ सास। इसलिए तुझे हद में रहकर बोलना होगा। और तू मेरे मायके के बारे में कुछ भी मत बोल। मुझे अपने मायके के बारे में कुछ उल्टा सुनना पसंद नहीं है, इसलिए तू अपनी हद मत भूल और अपनी हद में रह।
अरे माँ जी, आप इतनी सी बात पर गुस्सा क्यों हो रही है? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया है? अरे मैं तो यही पूछ रही हूँ कि आपको क्या क्या मिला अपने मायके से शादी में। वो क्या है ना कि ये सब बातें सुनकर अच्छा लगता है, बताओ ना माँ जी। मुझे तब के टाइम बहुत कुछ मिला था जो तुझे अब के टाइम में मिला ही नहीं है। और तुझे क्या दिक्कत हो रही है? तू क्यों इतनी बहस कर रही है? अरे मेरे मायके वालों ने मुझे कुछ भी दिया हो उससे तुझे क्या लेना देना है? तू अपने कमरे में काम कर ले जाकर, मुझसे बहस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर पायल ज्यादा कुछ नहीं कहती और चुप हो जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अब पायल भी अपनी सास से उनके मायके से मिले सामान के बारे में पूछने लगती है और इस तरह दोनों सास बहू एक दूसरे के मायके की बुराई करते रहते। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और दोनों सास बहू को आदत हो चुकी थी एक दूसरे के मायके वालों की बुराई करने की। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद पायल सफाई कर रही होती है, तभी उसे एक पुराना बक्सा दिखाई देता है। बक्से को देखकर पायल अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, ये इतना खराब बक्सा है और इसकी क्वालिटी भी कितनी खराब है। आपके मायके से ये मिला है ना? वैसे देखकर तो यही लग रहा है कि ये बक्सा आपको आपके मायके से ही मिला है। सच में आपके मायके वाले ने तो देखने लायक तक का सामान नहीं दिया है। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बहू, कम से कम मुझे मेरे मायके से सोने का बेड तो मिला था, लेकिन तुझे तो तेरे मायके वालों ने कुछ दिया ही नहीं है। बताओ, हर कोई अपनी बेटी को शादी में बेड तो देता ही है जिसपे उनकी बेटी आराम से सो पाए, लेकिन तेरे मायके वालों ने तो दिया ही नहीं कुछ। तेरी तो किस्मत ही खराब है। दोनों सास बहू बहस करने लगते हैं और धीरे धीरे बहस भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी पायल की माँ कुछ आदमियों को लेकर एक नया बेड लेकर आती है। नया बेड देखकर पायल कहती है, अरे माँ, ये नया बेड किस लिए और आप आने वाली हैं? आपने बताया भी नहीं था इस बारे में। सब ठीक तो है ना? बेटा, वो क्या है ना, मैंने तुझे तेरी शादी में बेड नहीं दिया था तो मुझे इस बात को बहुत अफसोस था। अभी मेरे पास कुछ पैसे आ गए हैं तो मैंने एक अच्छा सा बेड तेरे लिए भी बनवा दिया। तो मैं बस वही लेकर आई थी तुझे देने के लिए, और तुझे इसलिए नहीं बताया कि मैंने सोचा कि तुझे सीधा सरप्राइज दूंगी। बहू का नया बेड देखकर सुजाता का मुंह बंद हो जाता है, जिसके बाद सुजाता कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि अब अगर वो कुछ कहती तो उसे सुनने को और भी ज्यादा मिलता, क्योंकि अब बहू का नया बेड जो आ चुका था। नीतू और राहुल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन फिर भी नीतू की शादी अमित के साथ हो जाती है। जब नीतू के पति को राहुल के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? अमित नीतू को उसके धोखे के साथ अपनाएगा या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब के लिए चलिए देखते हैं पूरी कहानी को। नीतू और राहुल रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन नीतू के पिता अजीत अपनी एक लौती बेटी की शादी किसी आर्मी ऑफिसर के साथ नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि राहुल एक आर्मी ऑफिसर थे। एक दिन नीतू राहुल से मिलने उसके घर जाती है तो कहती है, राहुल, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पापा मेरी शादी कहीं और करवा रहे हैं, पर मुझे तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करनी। मैं जानता हूँ, लेकिन जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना ही अपनी नौकरी से भी। मेरी ड्यूटी मेरे लिए पहले है, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम अपनी नौकरी देखो, मैं अपने पापा की खुशी के लिए उनकी मर्जी देखती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें और दुखी नहीं कर सकती। नीतू इतना कहकर रोते हुए अपने घर चली जाती है। वो अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। तभी उसके पिता अजीत उसके कमरे में आते हैं और उसे रोता हुआ देखकर कहते हैं, बेटा, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जैसे तू हमेशा अपनी माँ के प्यार के लिए और साथ के लिए तरसी है, शादी के बाद अपने पति के साथ के लिए भी तरसे। उसकी नौकरी ऐसी है जिसका कोई समय नहीं। मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रही हूँ पापा, लेकिन मैं राहुल के सिवा किसी और के साथ खुश भी नहीं रह सकती हूँ। लेकिन मैं आपकी मर्जी के खिलाफ भी नहीं जाऊंगी, इसलिए आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ। नीतू की बात सुनकर अजीत उसकी और राहुल की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाता है। ये बात सुनकर नीतू बहुत खुश हो जाती है और राहुल को ये खुशखबरी देने के लिए उसके घर जाती है, जहां उसे राहुल की अर्जेंट ड्यूटी ज्वाइन करने की न्यूज मिलती है, जिसे सुनकर वो बहुत हैरान रह जाती है और कहती है, ये क्या? मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि पापा ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन तुम तो यहाँ मुझसे दूर जाने की तैयारी कर रहे हो और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। ऐसा नहीं है, वो अचानक से कॉल आई है। मैं जाने से पहले तुमसे जरूर मिलकर जाता। सॉरी, लेकिन मैंने तुमसे कहा था
कि मेरे लिए मेरी ड्यूटी पहले है, पर मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, जिसके बाद हम दोनों धूमधाम से अपनी शादी करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, पर जल्दी आना। बड़ी मुश्किल से पापा ने शादी के लिए हाँ करी है। हाँ, मैं जल्दी ही आऊंगा, तुम चिंता मत करो। राहुल इतना कहकर नीतू को गले लगाकर थोड़ी देर बाद अपनी ड्यूटी पर वापस जाने के लिए निकल जाता है। समय बीतता है। तभी एक दिन नीतू के पास आर्मी क्वार्टर से कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि बॉर्डर पर हुई लड़ाई में राहुल शहीद हो गया है। उसकी बॉडी का भी कोई अता पता नहीं है, जिसे सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी अजीत वहाँ आता है और उससे कहता है, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? बोलो ना, क्या हुआ बेटा? पापा, आर्मी क्वार्टर से कॉल आया था कि राहुल जी शहीद हो गए हैं और उनकी बॉडी भी नहीं मिल रही। अब मैं क्या करूं पापा, मैं क्या करूं? बेटा पहले तू शांत हो जा, ये सच है और तुझे ये अपनाना ही होगा। मुझे ये न्यूज़ पहले ही मिल गई थी, लेकिन तू परेशान न हो जाए इसलिए मैंने तुझे बताया नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। नीतू इतना कहकर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद अजीत डॉक्टर को बुलवाता है और उसका इलाज करवाता है। समय बीतता है। समय के साथ अजीत नीतू को समझा बुझाकर उसकी शादी अमित नाम के लड़के से करवा देता है। लेकिन नीतू कभी अमित को वो प्यार और सम्मान नहीं दे पाती जिस पर उसका हक होता है। एक दिन नीतू अपने कमरे की अलमारी सेट कर रही होती है। तभी अमित वहाँ आता है और उससे कहता है, नीतू, माँ कहाँ है? नीचे हॉल में भी नहीं है। और तुम ये क्या घर के कामों में लगी हुई हो? माँ जी अपने कमरे में होंगी, और कहाँ जाएंगी वो? और अगर मैं घर के काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा? आप? तुम प्यार से कहो तो मैं तो वो भी कर लूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप इतनी फिल्मी लाइनें क्यों मारते हैं? कभी तो नॉर्मल बातें कर लीजिए। मुझे आपकी ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। चलो कम से कम झगड़ा करने के बहाने ही सही तुम्हारी आवाज तो सुनाई दी, वरना तुम बोलती ही कहाँ हो। ये सब छोड़ो, चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। और खाना मैंने डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है, जाकर खा लीजिए, क्योंकि मैंने खा लिया है। नहीं खाना है, क्योंकि मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है और तुम्हें मेरे साथ खाने की आदत नहीं है। अमित इतना कहकर कमरे में चला जाता है। समय बीतता है। तभी एक दिन नीतू अपनी फ्रेंड शालू से मिलने के लिए बाहर जाती है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए सड़क पर चल ही रहे होते हैं। तभी नीतू की नजर एक आदमी पर जाती है, जो कि उसे पीछे से बिल्कुल राहुल की तरह दिखाई देता है और वो भागते हुए उसका पीछा करती है और जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो आदमी सच में राहुल ही होता है। ये देखकर वो उसे गले लगाकर रोते हुए कहती है, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। तुम्हें कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन तुमने आने में इतना समय कैसे लगा दिया? तुमने मुझे इतनी भीड़ में ही पहचान लिया। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। मैं वापस आते ही सबसे पहले तुम्हारे घर गया था, जहाँ से मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी तो हो चुकी है। मुझे अंकल जी ने मना किया था तुम्हें बताने के लिए कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन फिर भी हम देखो आज मिल ही गए। वो शादी नहीं, बस एक तरह का समझौता है। मैं आज तक तुम्हें नहीं भूल पाई हूँ और न ही किसी को अपना पति मान सकी। वो शादी मैंने बस दुनिया को दिखाने के लिए और अपने पापा का दिल रखने के लिए की है। लेकिन ये सही नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने पति के साथ धोखा कर रही हो? अंकल जी ने बताया कि वो बहुत अच्छा लड़का है। वैसे राहुल सही कह रहा है। मैं भी तुझसे यही कहने वाली थी कि तुझे नहीं लगता कि तेरा ऐसा करना तेरे पति के साथ धोखा होगा? अमित सच में बहुत अच्छा लड़का है और तुझसे बहुत प्यार भी करता है। मुझे बस इतना पता है कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ, अपने पति अमित से नहीं। अब अगर इसका मतलब अपने पति के साथ धोखा करना है तो धोखा ही सही। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं कल फिर तुमसे यही मिलने आऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना। अभी मुझे जाना होगा। वैसे मैं बहुत खुश हूँ। नीतू इतना कहकर शालू के साथ अपने घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि अमित ने पहले से ही सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा रखा होता है और अपनी माँ ममता के साथ बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। तभी नीतू कहती है, ये सब क्या है? आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? देखा बहू, मेरा बेटा तुझसे कितना प्यार करता है।
आज तक इसने कभी मेरे लिए खाना नहीं बनाया, लेकिन तेरे लिए बनाया है। पति तो ऐसा ही मिलना चाहिए सभी लड़कियों को। लेकिन वही तो मैं पूछ रही हूँ माँ जी कि ये सब आपने क्यों किया? ये सब मेरा काम है तो मैं खुद कर लेती। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मुझे ना तुम्हारे साथ खाने को मिले। जब भी तुम बनाती हो तो तुम पहले ही खा लेती हो। अब तो तुम्हें मेरे साथ खाना ही पड़ेगा। आओ बैठो। अमित इतना कहकर नीतू को बड़े ही प्यार से डाइनिंग टेबल पर बैठाता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है। ये सब देखकर शालू को नीतू पर अपने पति के साथ किए धोखे के बारे में सोचकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन नीतू पर कोई असर नहीं होता और वो आए दिन चोरी चुपके राहुल से मिलना शुरू कर देती है। समय बीतता है। तभी एक दिन नीतू कॉफी शॉप में राहुल का हाथ पकड़कर बैठी उससे बातें कर रही होती है। तभी वहाँ अमित आता है और राहुल को नीतू का हाथ पकड़े हुए देखकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के हाथ पकड़ने की? तू इसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं इससे प्यार करती हूँ और इसने नहीं, मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ था। इसने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने अपने पति के साथ धोखा किया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने तो अपने पति को ही धोखा दे दिया, जिसका तुम्हें पछतावा भी नहीं है। लेकिन एक दिन तुम जरूर पछताओगी। रहो तुम अब इसी के साथ। अब मेरे घर लौट के मत आना। अमित इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और दोबारा फिर कभी वापस मुड़कर नहीं देखता। वहीं दूसरी तरफ राहुल भी कुछ समय बाद एक लेटर लिखकर नीतू को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है और इस तरह से नीतू को अपने पति के साथ किए धोखे की सजा जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है। गिन्नी का पति महेश एक जोमेटो कंपनी में काम करता था, जिससे उसका घर का खर्चा चलता था। परिवार में महेश के बूढ़े पिता करणवीर रहा करते थे, जो कि अक्सर बीमार ही रहते थे। ऐसे ही एक दिन आसपास के लोग पुलिस को खबर कर देते हैं। पुलिस महेश के आइडेंटिटी कार्ड से गिन्नी का फोन नंबर लेकर उसे ये सारी बातें बताती है। थोड़ी देर बाद महेश की लाश आती है और गिन्नी उसको देखते ही बुरी तरह से रोने लगती है और अपने हाथ की चूड़ियां तोड़ने लगती है। तभी उसके ससुर वहाँ पर आते हैं और उसकी मांग का सिंदूर पोंछ देते हैं और रोते हुए बोलते हैं, मत रो गिन्नी बहू, महेश बहुत मतलबी था, तभी हम दोनों को छोड़कर चला गया। पापा जी, अब मैं अकेले कैसे जीऊंगी? ये क्यों चले गए मुझे छोड़कर? इन्होंने कहा था कि ये हमेशा मेरा साथ देंगे, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर आज इन्होंने ऐसा क्यों किया? अपने लिए जिएगी तू और मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत कर। मैं नहीं रह पाऊंगी इनके बिना। इनको बोलो ना कि इन्होंने बहुत सो लिया, अब उठ जाए। ये उठते क्यों नहीं है? रो मत बहू, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद महेश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। घर की हालत दिन पर दिन बदतर होने लगती है। ऐसे ही एक दिन गिन्नी अपने ससुर से बोलती है, पापा जी, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं महेश का काम करूँगा, जोमेटो कंपनी की गाड़ी चलाऊंगा। नहीं पापा जी, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती, आप कोई काम नहीं करेंगे। जोमेटो में गाड़ी मैं चलाऊंगी। नहीं बहू, तो कैसी करेगी ये सब? मैं कर लूंगी पापा जी, आप बस अपना आशीर्वाद दीजिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गिन्नी बाइक चलाना सीख लेती है, जिसके बाद वो जोमेटो कंपनी की गाड़ी चलाने लगती है और फूड डिलीवरी का काम करती है। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक दिन गिन्नी किसी घर पर फूड डिलीवरी करने जाती है और वो कस्टमर को उसका पार्सल दे देती है। साथ ही गिन्नी उस लेडी कस्टमर से बोलती है, मैडम, एक गिलास पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। अगर इतनी ही प्यास लगी है तो घर से पानी लेकर निकला करो ना, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। मैडम जी, पानी नहीं देना तो मत दीजिए, आपकी मर्जी है, मगर कम से कम ऐसे 4 बातें तो मत सुनाइए, मेरी भी कोई इज्जत है। दिख रहा है तुम्हारी इज्जत, पता नहीं कहां कहां जाती है। जी, मेरा काम आपको पार्सल देने का था, जो हो गया। बाकी मुझे आपसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। और इस तड़पती धूप में प्यास से बेहाल वो एक पेड़ के नीचे बाइक लगाकर उतर जाती है और जैसे ही वो प्यास से बेहोश होने लगती है,
तभी वहाँ पर एक मयंक नाम का लड़का आकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर उसे पानी पिलाता है और थोड़ा सा पानी गिन्नी के मुंह पर भी छिड़क देता है, जिसके बाद वो गिन्नी से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम बेहोश पड़ी थी तो मैं तुम्हें यहाँ उठाकर ले आया। हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। थोड़ा अपना भी ध्यान रखो। अगर मैं ठीक रहूंगी तो मेरे घर वाले भी ठीक रहेंगे। और थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, वरना आज के टाइम पर तो कोई किसी की मदद करके राजी ही नहीं है। जी ये इंसानियत थी, मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। आप कहीं तो मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? जी नहीं, आपने इतना कर दिया वही बहुत है। वो तो मैं बस प्यास की वजह से बेहोश हो गई थी। मेरे पास बाइक है, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, इसे अपने साथ रखो, प्यास लगे तो पी लेना, ओके? गिन्नी वहाँ से अपनी बाइक उठाकर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और गिन्नी बहुत मेहनत करती है और धीरे धीरे गिन्नी के घर की आर्थिक हालत भी ठीक होने लगती है और गिन्नी के ससुर भी उसकी मदद करते हैं। साथ ही गिन्नी बाहर का काम करती है तो करणवीर घर के सारे काम खुद ही कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन गिन्नी एक कस्टमर को फूड डिलीवरी करने जाती है और जैसे ही वो दरवाजा नॉक करती है तो वहाँ मयंक गेट खोलता है और दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। तभी मयंक गिन्नी से बोलता है, अरे तुम अंदर आओ ना प्लीज। अरे नहीं नहीं, फिर कभी, आज मुझे बहुत काम है। प्लीज यार एक बार आओ ना घर में। अच्छा ठीक है। कुछ देर तक दोनों यूं ही बातें करते हैं और फिर एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। इसी तरह समय बीतता जाता है और मयंक किसी न किसी बहाने से गिन्नी से मिलना शुरू कर देता है। मयंक गिन्नी के घर जाता है जहां करणवीर उसे देखकर बोलता है, बेटा जी आप कौन? नमस्ते अंकल जी, वो मैं गिन्नी का दोस्त हूँ और आपकी गिन्नी से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। तो क्या आप आपकी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगे? तुम क्या जानते हो गिन्नी के बारे में? सब जानता हूँ और मुझे उसके पास से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी बस मेरी माँ है जो कि अभी आती ही होंगी। थोड़ी ही देर बाद वहाँ मयंक की माँ प्रेरणा देवी आती है। सभी बैठकर बातें करते हैं और कुछ ही समय में गिन्नी वहाँ सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और उन दोनों को दे देती है। घर में महेश की तस्वीर पर फूलों की माला देखकर प्रेरणा बोलती है, जी ये तस्वीर में कौन है? जी ये मेरा बेटा महेश है, गिन्नी का पति। क्या ये लड़की एक विधवा है और हमारा लड़का अभी कुंवारा है और एक विधवा से उसकी शादी? ये कभी नहीं हो सकती और मेरे जीते जी तो मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। माँ शादी तो मैं गिन्नी से ही करूँगा। अरे जो औरत अपने पति को पहले ही खा चुकी है तो तू क्यों उसके हाथों की बलि चढ़ना चाहता है? अरे ये औरत डायन है, डायन। तू भी नहीं बचेगा और तेरी इससे शादी हरगिज नहीं हो सकती, मैं कह देती हूँ। हाँ माँ मैं नहीं मानता ये सब, मैं गिन्नी से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। यही मेरा पहला और आखिरी फैसला है। हाँ मैं भी देखती हूँ तू कैसे करता है इससे शादी। प्रेरणा वहाँ से गुस्से में चली जाती है और ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। मयंक आए दिन अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं मानती। इसीलिए मयंक अपनी माँ को बिना बताए गिन्नी से मंदिर में शादी कर लेता है और उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। दोनों को इस तरह देखकर प्रेरणा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से बोलती है, रुक जाओ तुम दोनों, अब एक भी कदम आगे मत रखना और अगर ये लड़की इस घर के अंदर आई ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, समझ गया? माँ आपसे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि अगर आप गिन्नी की जगह होती या फिर गिन्नी के साथ जो हुआ वो आपके साथ होता तो आप क्या करती? बेटा मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चे को लेकर मेरे भी उसकी शादी के बहुत अरमान हैं, लेकिन तूने तो सब चीजों पर पानी ही फेर दिया। माँ एक बार गिन्नी को अपना कर तो देखो, और कौन सी किताब में लिखा है कि हमेशा गलती औरत की ही होती है? माँ जी एक बार मुझे बहू के रूप में स्वीकार करके तो देखिए, मैं आपका और आपके परिवार का पूरा ख्याल रखूंगी। गिन्नी की बातें सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों का घर में स्वागत करती है। साथ ही गिन्नी को भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है।
जिसके बाद गिन्नी एक आदर्श बहू की तरह अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां निभाती है और अपनी सास का दिल भी जीत लेती है। फिर अपने पति और अपनी सास के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। ट्विंकल जो 16 साल की थी और उसका बॉयफ्रेंड सोनू 17 साल का था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और छोटी उम्र के बचपने में ही दोनों एक दूसरे से कम उम्र में सच्चा प्यार करने लगे थे। ऐसे ही एक दिन दोनों स्कूल की छुट्टी के समय एक साथ घर जा रहे होते हैं। तभी ट्विंकल सोनू से कहती है, सोनू, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन मुझे बस तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं रहना है, मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ। और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी ठीक हूँ, तो क्यों ना हम। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ माय ट्विंकल, लेकिन अब मैं तुमसे शादी तो कर लूँ, लेकिन अब भी हम घर वालों को क्या बोलेंगे? वो तो हमें बहुत मारेंगे ना, तब हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हाँ ठीक है, लेकिन मैं ये कौन सा बोल रही हूँ कि तुम अपनी वाइफ बनाकर अपने घर लेकर जाओ। मुझे तो बस अपनी वाइफ ही बना लो और हम इसी तरह रोज स्कूल में मिलते रहेंगे ना। बाबू, मैं तुम्हारी बात कुछ अच्छे से समझा नहीं, जरा एक बार मुझे अच्छे से समझाना, क्या बोलना चाहती हो तुम? मेले बाबू, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्यों ना हम 7 फेरे ले ले, क्योंकि 7 फेरों को ही शादी कहते हैं ना। तो मैं तुम्हारी 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी ना। अगर ऐसा है तो हम कल ही 7 फेरे ले लेंगे और 7 फेरों वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे। और नहीं तो क्या, मैं तो तुम्हारे लिए वो सब करती हूँ जो एक बीवी करती है। याद है ना, मैंने तुम्हारे लिए उस दिन मैगी बनाकर लाई थी और तुम्हारे सारे दोस्त मेरे देवर हैं। हाँ माय ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और एक काम करता हूँ, मैं कल ही अपने दोस्तों को बुला लूंगा और तुम भी अपनी सहेलियों को बुला लेना। फिर हम 7 फेरे ले सकेंगे सबके सामने और तुम मेरी 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड बन जाओगी। मैं तो कल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, कल कब आएगा? अब तो मुझसे भी इंतजार नहीं होता है। अच्छा चलो अब घर चलते हैं, शाम को ट्यूशन में मिलेंगे और वहाँ पर कल की सारी तैयारी कर लेंगे। कल मैं वो वाली फ्रॉक पहन कर आऊंगी जो तुम्हें पसंद है। ठीक है, कल मैं भी वो वाला ही निक्कर पहन लूंगा जिसमें हम पहली बार मिले थे, और शाम को ट्यूशन में अपने सभी दोस्तों को ये वाली बात भी बता दूंगा, ठीक है ना? दोनों एक दूसरे से 7 फेरे लेने के लिए मान जाते हैं। शाम को जब दोनों ट्यूशन में मिलते हैं तो अपने सभी दोस्तों को अपने इस प्लान के बारे में बताते हैं। अगले दिन सभी लोग स्कूल के बाद घर में एक्स्ट्रा क्लास की बात कहकर एक पार्क में चले जाते हैं, जहां कागज, गत्ते, लकड़ी से आग जलाते हैं और दोनों 7 फेरे ले लेते हैं। उसके बाद ट्विंकल को सोनू के सभी दोस्त 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड के नाम से ही बुलाते हैं और ये सुनकर ट्विंकल को बहुत ही अच्छा लगता है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद ट्विंकल अपनी सहेली स्वीटी से बात करते हुए कहती है, स्वीटी यार, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है और ये टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तुझे कौन सी बात सता रही है? सोनू जीजू से लड़ाई हो गई है क्या? बता, मैं जाकर बात करती हूँ और बोलती हूँ कि ट्विंकल ने कल रात से खाना नहीं खाया है, तो वो खुद ही बात कर लेंगे तुझसे। नहीं, ये बात नहीं है, बात तो कोई और ही है जो मुझे इतनी टेंशन दे रही है। ये बात नहीं है तो फिर कौन सी बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? बता मुझे, कोई मदद करूँ मैं। मैंने और सोनू ने ना कल किस की थी और अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं माँ ना बन जाऊं, क्योंकि मैंने सुना है जब होठ से होठ टकराते हैं तो बच्चा आ जाता है। अगर मम्मी को पता चल गया तो? यार, ये तो सच में बहुत टेंशन वाली बात है। इसके बारे में तो मुझे खुद ही कुछ नहीं पता। मैं तेरी मदद कैसे करूं? और अगर घर में पता चला तो तेरी तो बहुत पिटाई हो जाएगी। अब क्या करेगी तू? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। और अभी मैं और सोनू तो स्कूल में हैं, तो हम अभी बच्चे को कैसे पालेंगे? मुझे तो पता ही नहीं है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। मम्मी पापा को तो 7 फेरों के बारे में पता भी नहीं है। तो एक काम करना, तू जाकर सोनू से ही बात करना, क्या पता उसे कुछ पता हो। स्वीटी की बात सुनकर शाम को ट्यूशन के समय ट्विंकल सोनू से मिलने जाती है और दोनों ट्यूशन बंक कर बाहर पार्क में बैठते हैं। तभी ट्विंकल रोते हुए सोनू से कहती है, सोनू, मैं माँ बनने वाली हूँ, अब हम आगे क्या करेंगे? बच्चे को कैसे संभालेंगे? माँ? लेकिन कैसे? हमारे बीच तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर तुम माँ कैसे बन सकती हो? कुछ नहीं हुआ। अरे हमारे बीच में उस दिन किस हुई थी ना,
और मैंने सुना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो माँ बन जाते हैं। अब मैं मम्मी को क्या बोलूंगी घर पर, वो तो बहुत मारेंगी। अरे किससे मां नहीं बनते पागल लड़की। चलो इतना तो मुझे पता ही है, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, सब ठीक है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम दोनों ने 7 फेरे तो ले ही लिए हैं, मतलब हमारी शादी तो हो ही गई। सोनू ट्विंकल को समझाकर चुप करवा देता है और ट्विंकल भी सोनू की बात समझ जाती है। उसके बाद दोनों वापस पहले की तरह ही रहने लगते हैं, लेकिन कुछ समय से दोनों में बहस होने लगती है। ऐसे ही एक दिन ट्विंकल सोनू से गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हारा होमवर्क किया था, लेकिन तुमने वो वाली कॉपी श्रुति को दी थी। बस एक कॉपी ही तो दी है मैंने श्रुति को, और श्रुति मेरी दोस्त है, तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई। तुम वापस से मेरा होमवर्क कर देना ना, तुम मेरी 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड भी तो हो ना। अच्छा जी, 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड मैं हूँ, लेकिन चॉकलेट तो तुमने उस दिन श्रुति को दी थी। वो तो उसका बर्थडे था, इसलिए दी थी चॉकलेट, और कुछ नहीं। तुम गलत समझ रही हो बेबी। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जाओ उस श्रुति के पास और करवाओ उसका होमवर्क। इतना बोलकर ट्विंकल वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ट्विंकल को अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त श्रुति से बहुत परेशानी थी और इस बात पर बहुत ज्यादा बहस भी होती रहती थी। धीरे धीरे बहस बढ़ने लग गई थी और इस बीच सोनू श्रुति के काफी नजदीक आ रहा था। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। ट्विंकल और सोनू का अब तक ब्रेकअप नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद ट्विंकल सोनू के लिए अपने हाथ से मैगी बना कर लेकर जाती है और लंच में सोनू के पास जाती है तो वहाँ ट्विंकल सोनू और श्रुति को एक ही टिफिन में मैगी खाता हुआ देखकर ट्विंकल को बहुत बुरा लगता है और ट्विंकल कहती है, सोनू ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ तुम्हारे लिए मैगी बनाकर लाई हूँ और तुम्हें श्रुति के साथ बैठकर एक ही टिफिन में मैगी खा रहे हो। तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया एक बार भी? ओ हेलो, तुम होती कौन हो मेरे सोनू पर चिल्लाने वाली? और सोनू की मर्जी, वो मैगी मेरे साथ एक ही टिफिन में खाए या अलग अलग टिफिन में खाए, तुम्हें उससे क्या मतलब? मुझे उससे क्या मतलब? मैं सोनू की 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड हूँ। अब तुम मुझे ये बताओगे कि मुझे इससे क्या मतलब है? अब कल की आई लड़की सोनू मुझे बोल रही है कि मैं कौन हूँ? हाँ तो क्या हुआ, 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड ही तो हो ना, बीबी तो नहीं हो ना तुम सोनू की। तो इतना क्या उछल रही हो? जाकर क्लास में अपना होमवर्क करो, हमें परेशान मत करो अब तुम। सोनू तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? ये इतनी देर से बकवास करे जा रही है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो इसे? बोलो ना और अपना मुंह बंद करवाओ इसका। ट्विंकल, मुंह श्रुति का नहीं तुम्हारा बंद करने की जरूरत है, और मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। मैं और श्रुति एक दूसरे से प्यार करते हैं अब। ये क्या बोल रहे हो तुम? ब्रेकअप? अरे हमने 7 फेरे लिए हैं, मैं तुम्हारी 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड हूँ, तो हमारा ब्रेकअप कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें मुझसे अलग होना ही है तो मुझे तलाक देना पड़ेगा ना तुम्हें। अरे ओ निब्बी, ये कुछ नहीं होता है 7 फेरे वाली गर्लफ्रेंड। और सोनू अब तुमसे बात तक नहीं करने वाला है, तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि अब तुम उससे दूर ही रहो। मैं तुम्हारी 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड हूँ, हमारा ब्रेकअप नहीं हो सकता सोनू। ट्विंकल रोती रह जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड अब एक्स 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड बनकर रह जाती है। ईशा एक भोली भाली और इमोशनल लड़की थी जो कि जरा जरा सी बात पर फूट फूट कर रो दिया करती थी। ईशा अपनी माँ मंगला के साथ रहती थी। ऐसे ही एक दिन उसके लिए दक्ष नाम के एक बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता आता है और उसकी माँ दक्ष की फोटो लेकर उसके पास जाकर बोलती है, ईसा बेटा, अरे ओ ईसा बेटा, अरे तनिक देख तो, तेरे वास्ते कितने अच्छे लड़के का रिश्ता आया है। सच माँ, लड़का तो बहुत अच्छा है और मुझे पसंद भी है, पर इस बार भी मेरा रिश्ता टूटेगा तो नहीं ना? अरे बिटिया, रोत का हो तो? अरे शादी को ना ऐसे ही हो जाती है का? कितने रिश्ते आते हैं, कितने रिश्ते जाते हैं। अरे जहाँ संजोग लिखा होगा वही ना पक्का होगा तुम्हारा रिश्ता। मंगला ईशा के आंसू पोंछती है और उसे गले लगाकर चुप करवा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दक्ष अपनी माँ रमा के साथ ईशा को देखने उसके घर आता है।
ईशा को देखते ही रमा को वो बहुत पसंद आ जाती है और रमा बोलती है, हमें अपने घर के लिए ऐसी ही बहू की तलाश थी बहन जी। आज ईशा को देखकर हमारी ये तलाश पूरी हो गई। रमा जी, हमारी ईशा तो आपको पसंद है ना? अरे पसंद, आप तो बस अब ईशा की विदाई की तैयारियां कर लीजिए। बहुत जल्दी हम बारात लेकर आएंगे और इसे अपनी बहू बनाकर ले जाएंगे। अपने रिश्ते और शादी की बात सुनकर ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी रमा दक्ष को ईशा के पास थोड़ी देर बात करने के लिए भेज देती है और जब दक्ष वहाँ जाता है तब वो उसे रोते हुए देखकर उससे बोलता है, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? ये तो खुशी के आंसू है। बहुत जल्द मुझे मेरी माँ का घर छोड़कर आपके साथ जाना पड़ेगा और मुझे उनके बिना रहने की आदत नहीं है। बस इसीलिए मेरी आंखों से आंसू आ गए। होता है, लड़कियां थोड़ी इमोशनल होती हैं, पर ईशा जी अपने आंसू को थोड़ा संभाल कर रखिए। जी ठीक है। दक्ष और ईशा दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उन दोनों की फैमिलीज उनका रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ ही समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद ईशा एक अच्छी बहू की तरह अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन रमा और ईशा एक साथ बैठकर टीवी देखने लगती हैं। तभी ईशा टीवी देखते देखते रोने लगती है, जिस पर रमा उससे कहती है, अरे तुझे क्या हुआ बहू, तो क्यों रो रही है? सीरियल देखते देखते कुछ याद आ गया क्या तुझे? नहीं माँ जी। अच्छा, अगर ये बात नहीं है तो तू आखिर रो क्यों रही है? क्यों अपनी ये गंगा जमुना बहा रही है? माँ जी, ये सीरियल की बहू कितनी गंदी है। अपनी सास पर कितना अत्याचार कर रही है, तरस भी नहीं खा रही। हैं? तू टीवी देखकर रो रही थी? ऐसा भी भला क्या हो गया? बस माँ जी, ये सीन देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा है। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? रमा ईशा को कुछ नहीं बोलती और उसको रोते हुए छोड़कर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और ईशा आए दिन किसी न किसी बात पर रोती रहती है और उसका ये रोना देखकर रमा को उस पर बहुत गुस्सा आने लगता है। ऐसे ही एक रात ईशा सभी के खाने की तैयारी कर रही थी और खाना बनाकर अपनी सास को पहले खाना देते हुए बोलती है, माँ जी, ये लीजिए आपका खाना, जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर आपको दवाई भी लेनी है। जैसे ही रमा खाना खाती है उसे बहुत जोरों से गुस्सा आता है और वो ईशा से बोलती है, अरे बस सारा ध्यान तेरा रोने में ही रहता है, क्यों? है ना? पता नहीं कहाँ से रोने वाली बहू घर आ गई। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अरे कल मोहित, जरा ये बेस्वाद सा खाना तो खा कर देख, ना नमक है और ना ही मसाले का पता। अरे तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया क्या रोने के अलावा? जब देखो रोती ही रहती है। माँ जी, आप गुस्सा क्यों कर रही है? मैं सारा खाना दोबारा बना दूंगी, बस मुझे डांटिए मत। अरे नालायक, तूने ये फिर अपने टेसुए बहाने शुरू कर दिए। पता नहीं कौन सी मनोज घड़ी में तुझे अपनी बहू बना लिया मैंने, रोतड़ी कहीं की। अपनी सास की बातों पर रोते हुए ईशा अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ दक्ष आता है और ईशा को ऐसे रोता हुआ देखकर वो उससे बोलता है, क्या हुआ ईशा? अब कौन सा सीरियल या मूवी देख ली जो रो रही हो? वो माँ जी ने मुझे डांट दिया, इसलिए मुझे रोना आ गया। ये सब क्या है ईशा? इतनी छोटी छोटी बात पर कौन रोता है? अगर माँ ने डांट दिया तो क्या हुआ? वो मुझे भी तो बोलती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी तुम्हारी तरह रोने लगूं। ईशा बच्चों की तरह जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और उसे चुप करवाने के लिए दक्ष अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने ईशा को क्यों डांटा? आपको पता है ना वो कितनी इमोशनल है, छोटी छोटी बातों पर अपना रेडियो चालू कर लेती है। अरे तो अपनी इस रेडियो को थोड़ी सी बुद्धि दे दे कि ऐसे छोटी छोटी बातों पर ये रेडियो चालू ना करे। पता नहीं क्या क्या करती रहती है। माँ, जब आपको पता है कि वो छोटी छोटी बातों पर अपनी गंगा जमुना बहा देती है,
तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसे कुछ बोलना चाहिए। मैं अब रोज रोज इस घर में नाटक नहीं झेल सकता। दक्ष जैसे तैसे ईशा को चुप करवा लेता है, लेकिन अब वो भी उसके रोज रोज के रोने से बहुत परेशान हो चुका था। इसीलिए वो अपने ऑफिस के बगल वाली कंपनी में ईशा की जॉब की बात कर लेता है और घर जाकर ईशा को गले लगाकर उससे बोलता है, मेरी जान, मैंने तुम्हारे लिए जॉब देखी है, अब तुम सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगी। सच में? अब मैं भी कल से काम पर जाऊंगी। पर माँ जी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे की बाहों में ही सो जाते हैं और अगले दिन तैयार होकर ईशा दक्ष के साथ कंपनी जाती है, जहां उसका पहला दिन बहुत ही अच्छा जाता है और वो अगले दिन बड़ी खुशी से फिर ऑफिस जाती है। लेकिन उस दिन उसकी छोटी सी गलती की वजह से उसका बॉस उसे खूब डांटता है और वो सभी के सामने रोने लगती है और रात को घर आकर अपने पति से कहती है, मुझे नहीं जाना जॉब पर। वहाँ का बॉस बिल्कुल अच्छा नहीं है। छोटी छोटी बात पर सबको डांटता है। ईशा अपने पति को सब बताती है और उसका पति उससे कहता है, अगर वो तुम्हें काम के लिए डांट देते हैं तो रोती क्यों हो? वो काम करो, काम करोगी तभी तो सेल्फ डिपेंडेंट बनोगी, और तुम बस रोकर अपनी कमजोरी दिखाती हो। इससे साफ पता चलता है कि तुम कितनी कमजोर हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। दक्ष की बात सुनकर सबसे पहले ईशा बहुत रोती है और अगले दिन सुबह फिर से ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है और अब दिलो जान से ऑफिस का सारा काम करती है और रोना आने पर भी वो अपनी गलतियों को सुधारती है। देखते ही देखते ईशा अपने रोने पर काबू पा लेती है और जरा जरा सी बात पर रोने वाली ईशा अब दूसरों को मोटिवेट करना शुरू कर देती है, साथ ही सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सास और अपने पति से कहती है, थैंक यू सो मच माँ जी। दक्ष जी, आज आपकी वजह से ही मैं डरपोक और रोती हुई ईशा से एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की बन पाई हूँ। मैं जितना आप लोगों का शुक्रिया करूँ उतना ही कम है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये रोतड़ी बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।